स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज का वीडियो है एलआईसी की तरफ से निकाले गए ऑनलाइन फॉर्म असिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में है। आज के इस वीडियो में हम इसका डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और साथ में हम आपको वो भी जानकारी देंगे जो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसमें फॉर्म फिल करते समय इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ आने के बाद इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें अपना आवेदन हम करते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों 841 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है और यहाँ पे ये भर्ती पोस्ट वाइज अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में टोटल 2 पद दिए गए हैं, एक जर्नलिस्ट का एक बैकलॉग का। तो जर्नलिस्ट में दिए गए हैं 341 पद और बैकलॉग में टोटल 9 पद दिए गए हैं। यहाँ पे इन दोनों पदों पे एलिजिबिलिटी सेम रहती है दोस्तों। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में। बात करते हैं एज की तो यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तभी आप अपना आवेदन इन दोनों पदों पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगले पद की बात करते हैं जो कि इंजीनियरिंग की है। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग में भी 2 पद दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल का है, एक दोस्तों इलेक्ट्रिकल का है। तो सिविल में 50 पद दिए गए हैं और इलेक्ट्रिकल में 41 पद। यहाँ पे दोनों पदों पे अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो सिविल की बात करते हैं तो बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ में और आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अपने आवेदन इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट दोनों में सेम है दोस्तों, 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। और इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं तो इसमें भी आपका बीटेक बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट भी दोनों में सेम रहती है दोस्तों। बात करते हैं अगले पद की तो यहाँ पे अगला पद दिया गया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एएओ का। अब यहाँ पे पोस्ट भी इसमें मल्टीपल दिए गए हैं दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंट का और यहाँ पे दिया गया अगला पद कंपनी सेक्रेटरीज का। तो ऐसे करके यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। चार्टर्ड अकाउंट में 30 पद दिए गए हैं और कंपनी सेक्रेटरी में 10 पद दिए गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में और आपका चार्टर्ड अकाउंट से कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। और उसके साथ साथ यहाँ पे एज लिमिट 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट और उसका क्राइटेरिया जो भी है दिया गया है दोस्तों। आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद में ही अपना आवेदन इसमें आप कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी में। तो इसमें भी बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में और इसमें एज लिमिट भी 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में दी गई है। यहाँ पर और भी पद दिए गए हैं दोस्तों। तो आप जिस भी पद में अपना आवेदन करना चाहते हैं उसके नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में रीड आउट कर लीजिएगा, उसका क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद में ही अपना आवेदन आप इसमें कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें टोटल 2 पेपर होंगे, यानी कि प्री का और मेंस का, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे पहले प्री आपको देना होगा, मेन उसके बाद में इंटरव्यू। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया, हालांकि हर पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एज दी गई है दोस्तों। तो टोटल 841 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट में बात कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया था आवेदन। लास्ट डेट दी गई है दोस्तों 8 सितंबर 2025। तो आप अपना आवेदन इसमें जल्द से जल्द कर लीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये रखी गई है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 85 यानी कि 85 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली थी। अब चलते हैं इसमें आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने से पहले आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें इसका डिटेल में नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाता है, लॉगिन का भी लिंक मिल जाता है। नोटिफिकेशन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें अपना आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी रहते हैं। तो 6 स्टेप में ये फॉर्म फिल होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिल कर लेना है और उसके बाद में लास्ट नेम। जैसे जैसे हम अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं दोस्तों, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करते जाना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर को नीचे कंफर्म भी कर देना है। अल्टरनेट नंबर है तो उसको भी फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लिंक छोड़ सकते हैं उसे। उसके बाद में यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल कर लेना है। ईमेल आईडी @ के पहले तक फिल कीजिएगा। उसके बाद में @ के बाद डोमेन साइड में सेलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी को नीचे कंफर्म भी कर देते हैं। उसके बाद में कैप्चा कोड को फिल करेंगे और वैलिडेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। उसके बाद में एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिया गया है कैप्चर फ़ोटो, इस पर क्लिक करके आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो हमारा कैप्चर हो जाता है, सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड भी हो जाता है। अब पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर कैपिटल लेटर में लिखी होनी चाहिए, उसी को अपलोड करना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अपना आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सब कास्ट का जो नाम है दोस्तों उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आपकी अपनी कैटेगरी का जो भी नाम है उसको टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत अगर आते हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। पेज को यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो रेड स्टार में कंपलसरी है उसी को फिल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप स्पेशल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विस मैन है तो यस करना है, नहीं है तो इसको भी नो कर देना है। उसके बाद में अगर आप एम्प्लॉय LIC के रह चुके हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। आधार वेरिफिकेशन को आपको यस कर देना है और उसके बाद में नीचे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। आप चाहे तो पैन कार्ड का नंबर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अब प्राइमरी जो एग्ज़ाम का जो है प्रेफरेंस आपको कहाँ देना है, तो आपको अपने स्टेट का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप प्राइमरी एग्ज़ाम यानी कि प्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं, नज़दीकी जो भी आपके पड़े। उसके बाद में यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के सेंटर को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो प्री और मेन दोनों एग्ज़ाम के सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी सेंटर यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटर फिल किया है और फिर उसी सेंटर को यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में नहीं फिल करना है और उसी सेंटर को आपको मेंस में भी नहीं फिल करना है, यानी कि कोई सेंटर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो सबसे पहले डेट, उसके बाद में मंथ और लास्ट में यहाँ पे ईयर फिल कर देंगे। और उसके बाद में आपको अपनी जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है उसको फिल करना है। ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। और उसके बाद में मैरिटल स्टेटस यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हमारा सेंटर रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे हमको और जो रिपीट नहीं करना है दोस्तों, आपको अलग कोई सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपके नज़दीकी है। तो यहाँ पे सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरा कोई। अब आपको यहाँ पे नीचे अपने फादर का नाम फिल कर देना है। फादर का नाम फिल करने के बाद आपको अपनी मदर का नाम नीचे फिल कर देना है। स्पोसियस में आप चाहें तो अपने फादर का नाम फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस में आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है। एड्रेस 2 में आप अपने डाकखाने का नाम दे सकते हैं या फिर आप एक में ही सब फिल कर देना है। आप एड्रेस 2 एड्रेस 3 को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देना है। आपको अपने स्टेट का नाम फिल करना है। स्टेट का नाम फिल करने के बाद पिन कोड में आप अपने डाकखाने का पिन कोड फिल कर देना है आपको।
अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम इस पर टिक कर दीजिएगा। जीएसटी इनवॉइस में किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने फुल नेम को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है और बैंक अकाउंट नंबर को नीचे कंफर्म भी कर देना है। बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है उसको फिल कर देना है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो टाइप है, सेविंग अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट है, उसको फिल करना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में नीचे आईएफएससी कोड, आपके बैंक का आईएफएससी कोड जो कि आपके पासबुक पे लिखा रहता है, टाइप रहता है दोस्तों, उसको फिल कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 100 रुपये का हमसे पेमेंट लिया जा रहा है। अब आपको अपनी डिटेल वैलिडेट कर देनी है। ओके पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है दोस्तों। अगले स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। पासिंग ईयर, डेट, मंथ, ईयर के साथ में फिल करना है। उसके बाद में 10th में परसेंटेज आपको कितने मिले थे, परसेंटेज फिल करना है। और उसका ग्रेड फिल करना है, आपको किस ग्रेड से आपने पास आउट किया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड। और उसके बाद में यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले कोर्स फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, परसेंटेज फिल करना है और ग्रेड फिल करना है। उसके अलावा अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि एक्स्ट्रा आप फिल करना चाहें तो उसको भी फिल कर सकते हैं। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, एक्सपीरियंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट सेलेक्ट की है जिसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है तो ऐसे में आपको एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज फिल करना है। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उसको फिल कर देना है, टाइप करना है। टाइप करने के बाद रीड, राइट और स्पीक पे भी क्लिक कर देना, यानी कि आपको बोलना, लिखना और पढ़ना भी आता है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद डिटेल को वैलिडेट कर देते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाता है। आपको अपनी सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगले स्टेप पे आ जाएंगे और इस स्टेप पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट अपलोड करना है और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन सबसे पहले अपलोड कर लेना है। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट में हम डिस्प्ले पर दे देते हैं दोस्तों। इसी को आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी लैंग्वेज में फिल कर लेना है और इसी को स्कैन करके अपलोड कर देना है। और उसके बाद में आपको अपनी 10th का सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देना है यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर आप डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट को देना चाहते हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन फिल हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग इसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एलआईसी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म को आप बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने फॉर्म को फिल करते समय किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।